बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एफबीआर ने ऑलरेडी जो रिटर्न की डेट थी वो एक्सटेंड कर दी है, जो कि 15 अक्टूबर है। ठीक है जी। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक्सेल में वर्किंग की थी कि किस तरह हम अपना सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करके एक जगह पर सेव कर लेंगे और उस डाटे की मदद से हम इजीली एफबीआर में अपना रिटर्न जमा करवा सकते हैं। तो मैंने उस फाइल को मज़ीद रिफाइन किया है। ठीक है जी। उसको मज़ीद मैंने इजी बनाया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ कि ये इस तरह की फाइल है। ठीक है जी। ये सारा इसमें डाटा होगा। हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा। अगर आप नए हैं या आपने पहले कभी फाइल नहीं किया या अगर आप फाइल करते हैं तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजुअली जो आदमी एफबीआर में रिटर्न जमा करवाते हैं उनके पास सेविंग अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट होगा आपका। आपने ये देखें जी, बैंक प्रॉफिट इनकम। ठीक है जी। बैंक नेम आपने लिखना है। ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आप इसमें मजीद ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अकाउंट टाइप लिख लें, लिखनी है लिख लें, नहीं लिखनी तो आपकी मर्जी। लिख लेंगे तो सही है, फ्यूचर में आपके काम आएगा। यहाँ पे इसके लिए 25 है, इसे कॉपी करें, 26 का रिटर्न जमा करवाएं, 27 का करवाएं, 28 का करवाएं। इजीली हर साल आप करवा सकते हैं इस फाइल की मदद से। प्रॉफिट अर्न, यहाँ जिस भी बैंक का आपका प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पे लिख दें। उसमें जितना टैक्स डिटेक्ट होगा वो यहाँ पे लिख दें। जितनी भी येलो हाईलाइट हैं कॉलम्स वो आपने टच नहीं करने। ठीक है जी। कोई भी येलो जो हाईलाइट कॉलम्स हैं वो आपने टच नहीं करने। ठीक है जी। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए 100 कर देता। 100 जी प्रॉफिट हुआ है, टैक्स कितना कटा है जी 15 रियाल, 15 रुपया। ठीक है जी। अभी आ गया जी बैंक अलफला आरडीए। तो आरडीए में हमारा जो टैक्स है वो नहीं कटता, तो आप आरडीए में लिख दें। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात ध्यान में रख लें कि ये वीडियो ओवरसीज पाकिस्तानीज और जो रेजिडेंट्स पाकिस्तानी है दोनों के लिए है। ठीक है जी। इसमें दोनों रिटर्न जमा करवा सकते हैं। मैंने सारा तरीकेकार इसमें बता दिया है। ऑफ कोर्स जो नॉन ओवरसीज हैं उनके पास आरडीए का अकाउंट नहीं होगा, जो ओवरसीज हैं उनके पास आरडीए का अकाउंट भी होगा और जो नॉर्मल अकाउंट है वो भी होगा। ठीक है। अगर सिर्फ आरडीए है तो वो आरडीए में डाटा फिल करें, उनके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये आरडीए का इसमें टैक्स नहीं करता, जो मैंने अमाउंट लिखी हुई है वो आप अपने जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वहां से देख के लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये सारा डाटा आपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से लिखना है। करंट अकाउंट है तो ऑफ कोर्स करंट अकाउंट में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपका आरडीए सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में तो वो उसका अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आप यहाँ पे लिख दें। टैक्स उसका ऑफ कोर्स 0 होगा। ठीक है जी। क्योंकि आरडीए का जो सेविंग अकाउंट है उस पर कोई टैक्स भी नहीं कटता। आगे आ गया जी ये नेट रिसीव्ड, ये आपने टच नहीं करना है इस कॉलम को। ठीक है जी। ये जितने भी येलो हाईलाइट है आपने टच नहीं करना। क्लोजिंग बैलेंस ये आपने अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से देख लेना है या अपने बैंक अकाउंट का जो टैक्स सर्टिफिकेट है वहां पर भी अमाउंट दर्ज होती है। क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स और प्रॉफिट रिसीव या ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा, यहाँ प्रॉफिट अर्न्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आपने लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। ये मैंने आपको समझाने के लिए रफली लिखा हुआ है अमाउंट कुछ, ये आप अपनी जो अकाउंट की स्टेटमेंट है वहां से देख के लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है आरडीए प्रॉफिट नो नीड टू एंटर इन एफबीआर। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि जो बैंक प्रॉफिट है आरडीए पे वो लिखने की जरूरत नहीं है एफबीआर में। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं जी प्रॉफिट ऑन टर्म डिपॉजिट। अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू टर्म डिपॉजिट है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अल्फला के थ्रू है, मिजान के थ्रू है, तो उसमें जितना प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 100 प्रॉफिट हुआ जी मुझे, टैक्स कितना कटा जी 15। ठीक है जी। वो आप यहाँ पे लिख दें, दैट्स इट। क्लोजिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट होगा
वो उसी साल आपने प्रॉफिट रिसीव कर लिया होगा और वो मैच्योर हो गया होगा। अगर बिल फर्ज आपका टर्म डिपॉजिट मैच्योर नहीं होता तो फिर आपने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लाजमी रखना है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल इस फॉर्म में हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख देना है अगर मैच्योर नहीं हुआ और आपको प्रॉफिट मिला है, क्योंकि कुछ टर्म डिपॉजिट होते हैं वो फॉर एग्जांपल 5 साल के हैं तो वो 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट देते रहते हैं, तो आप जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है उसको। ठीक है जी, आगे जी डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम ये ज़्यादा अहम है, ये आपने एहतियात से समझ लेनी है। स्टॉक मार्केट में आपने डिविडेंड 0% पे जो भी आपको डिविडेंड मिला होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना, ग्रास डिविडेंड और उसका टैक्स। इसी तरह 7.5% पर अगर आपको कोई भी ग्रास डिविडेंड मिला है तो यहाँ पे लिख दें, उसका टैक्स लिख दें। इसी तरह अगर आपको डिविडेंड 15% पर मिले हैं, जितने भी मिले हैं 15% पर, वो आप यहाँ पे लिख दें और उसका जितना भी टैक्स कटा है वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है जी, इसी तरह मिज़ान म्यूचुअल फंड, ये मैंने लिखा हुआ है, यूबीएल म्यूचुअल फंड, इसी तरह अल-फलाह म्यूचुअल फंड, ये मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें हमारे पास 2 तरह के टैक्स कटते हैं। 2025 में 2 तरह के टैक्स कटेंगे डिविडेंड पे, एक 15%, एक 25%। ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर म्यूचुअल फंड जो है वो डेट फंड है, फिक्स इनकम है, तो 25% कटेगा। अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक फंड है, कोई भी स्टॉक फंड हो सकता है, तो उस पे जो डिविडेंड की अमाउंट है उस पे टैक्स कटेगा 15%। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये आप अपनी स्टेटमेंट से देख के यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड और उस पर जितना टैक्स कटा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्दर इसको हमने किस तरह डिवाइड करना है कि 25% को सेपरेट करेंगे, 15% को सेपरेट करेंगे, वो आप म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है वहाँ से टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी, या FBR में ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, वो आप वहाँ से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 25% की टैक्स के साथ सेपरेट और 15% टैक्स के साथ सेपरेट। अगर आपका सिर्फ डेट फंड है तो वो टोटली 25% होगी अमाउंट। अगर आपका पास दोनों फंड है, स्टॉक फंड भी हैं, डेट फंड भी हैं, तो मिक्स होगा प्रॉफिट रिटर्न उनका, सॉरी टैक्स उनका। इसी तरह अगर आपका पास सिर्फ स्टॉक फंड है तो वो 15% ही टैक्स की अमाउंट होगी। ठीक है जी, बोनस, अगर आपको बोनस मिला है किसी भी शेयर पे 10% के हिसाब से, तो उसकी आपने ग्रास डिविडेंड की अमाउंट लिखनी है, टैक्स डिटेक्टेड जितना भी हुआ वो आपने लिखना है यहाँ पे। ये चीज़ें आप कहाँ से देख सकते हैं? MIS FBR की वेबसाइट से, वहाँ से देख सकते हैं कि आपको बोनस कितना मिला है और कितनी अमाउंट पे मिला है। ठीक है जी, अच्छा ये मैंने आगे डिटेल में लिखी हुई है कि आपने ये चीज़ें कहाँ से देखनी है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट है तो ऑफ कोर्स उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे बैंक स्टेटमेंट में। लेकिन FBR में जब आपने रिटर्न जमा करवानी है तो जो एसेट वाला फॉर्म होता है वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट स्टॉक मार्केट की ये देखें, ये लिख दी है। इसी तरह हर म्यूचुअल फंड, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका अकाउंट है तो वो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये देखें जी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी 30 जून वाले दिन मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो ये अमाउंट आ गई जी। इस फंड में कितनी की थी, इस फंड में कितनी की थी, इस फंड में कितनी की थी, ये सारी डिटेल आ जाएगी। बोनस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बोनस जो है वो ऑलरेडी PSX में ही इन्वेस्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ आ गया स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का। ये मैंने आपको समझाने के लिए 3 म्यूचुअल फंड कंपनीज ली हैं और स्टॉक मार्केट। ठीक है जी, तो यहाँ आप अपनी मर्जी से जो आपकी स्टेटमेंट पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी वो आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने मिलनी कहाँ से हैं आपको? ये देखें, स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आपको मिलेगी इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट PSX। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हम कैसे चेक करेंगे, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं NCCPL की वेबसाइट से। एट्रीब्यूट सेलेक्ट एनी बिजनेस 0, ये अगर आप डिटेल में FBR का रिटर्न जमा करवाएंगे
तो आपको एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको 0 दर्ज करना पड़ेगा, फिर आपकी एफबीआर की रिटर्न जमा होगी। आगे जी म्यूचुअल फंड की आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, तो वो इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी एनसीसीपीएल की वेबसाइट से या म्यूचुअल फंड की जो ईमेल है या उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे जी ये मैंने कहाँ से ली डिटेल बोनस की, तो ये आप देख सकते हैं जी, इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर बाय कंपनीज कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेक्शन 236M, यानी ये वाला सेक्शन है एफबीआर में जहां आपने बोनस को डिक्लेयर करना है। ठीक है, क्योंकि 2025 फिस्कल ईयर में मारी ने बोनस दिया था। ठीक है जी, तो उस बोनस को आपने एफबीआर में कहाँ डिक्लेयर करना है, इस सेक्शन में। ये आपने कोड याद रख लेना है 51, ठीक है जी, अंडर सेक्शन 236M, तो वहां पर आपने दर्ज कर देना है। ठीक है जी, ये मैंने आपको फिगर सिर्फ समझाने के लिए एंटर की हुई हैं, आपने अपनी स्टेटमेंट से देख के सारी फिगर्स इंटर करनी है। आगे जी प्रॉफिट ऑन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, अगर आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टेड हैं तो वो आप अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने रफली आपको अमाउंट समझाने के लिए लिखी हुई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इतनी अमाउंट है आपकी, यहाँ पे आपके पास इतनी अमाउंट है। फॉर एग्जांपल आपने मिज़ान के थ्रू सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, यूबीएल के थ्रू सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, अल-फलाह के थ्रू लिए हुए हैं, यहाँ आप लिख दें एचबीएल के थ्रू आपने लिए हुए हैं सर्टिफिकेट, तो सारे आप यहाँ पे लिख देंगे, उनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दें। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात अहम है, ये क्लोजिंग बैलेंस मैंने क्यों लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्टिफिकेट लिए हुए 5 साल के, तो ऑफकोर्स वो मेच्योर नहीं होंगे, तो आपने उनका क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्टिफिकेट लिए थे 3-3 महीने के और वो सारे मेच्योर हो चुके हैं, तो आपने जितना उन पे प्रॉफिट अर्न किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 अर्न किया प्रॉफिट इस पे और टैक्स मुझे कटा 10, क्योंकि इस पे 10% टैक्स है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फिर 100 रुपया जो प्रॉफिट है वो अर्न किया और यहाँ पे 10 रुपये टैक्स दिया उस पर। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैच्योर हो चुके हैं तो आप इसको 0 कर दें। फॉर एग्जांपल मिज़ान का मेरे पास मैच्योर हो चुका है तो मैं उसे 0 कर देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि वो सारी अमाउंट मेरे अकाउंट में आ चुकी है, इसलिए मैं इसे 0 कर देता हूँ। लेकिन अगर आप वो स्टिल इन्वेस्टेड हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, स्टिल इन्वेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट लिखें जितनी अमाउंट आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट की है। ठीक है जी, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें अगर आप उसी ड्यूरेशन के दौरान, उसी पीरियड के दौरान, उसी फिस्कल ईयर के दौरान आपकी सारी अमाउंट मैच्योर होकर आपके अकाउंट में आ जाती है तो क्लोजिंग बैलेंस 0 होगा आपका। लेकिन अगर आप स्टिल इन्वेस्टेड हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में तो आपको जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की होगी, फॉर एग्जांपल 10,000 मैंने इन्वेस्ट की है लेट्स से, तो आप जितनी अमाउंट इन्वेस्टेड होगी वो यहाँ पे लिखें। और उस साल के दौरान अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 5 साल का लिया है तो श्योर आपको 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलेगा, तो उस पर टैक्स भी कटेगा। तो जितना आपको टैक्स प्रॉफिट मिलेगा उस पर जितना टैक्स कटेगा वो आप यहाँ पे लिख दें और क्लोजिंग बैलेंस में लिख दें कि मैं जी स्टिल इन्वेस्टेड हूँ, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है एफबीआर में जाके एसेट वाले फॉर्म में। ठीक है जी, ये आपको समझाने के लिए सारी फिगर्स हैं, इसको आपने देख लेना है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी। कैपिटल गेन, ठीक है जी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड प्लस प्रॉपर्टी सेल। अच्छा, इसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे। ये मिलेगा आपको जी एनसीसीपीएल की वेबसाइट से, आपको पीएसएक्स स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज तीनों का कंबाइन करके जो कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे इसके लिए भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो आप डिटेल में चेक कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा चले जी, इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेल की। अगर आपने उसी साल कोई प्रॉपर्टी भी सेल की है तो क्या होगा जी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसका जितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट ही आपने लिखना, लॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट लिखेंगे, टैक्स डिडक्ट जितना हुआ है वो आप लिखेंगे और नेट गेन हमारे पास
आ जाएगा। इसको भी हम येलो कर देते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी।